वेलकम टू डीप डाइव बाय द क्वाइट फुटनोट। आज हम एक ऐसी किताब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसने भाई दुनिया भर में लाखों लोगों के घरों को और शायद जिंदगियों को भी बदलने का दावा किया है। मरी कंडो की द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। और ये सिर्फ चीजों को सलीके से रखने की बात नहीं है, इसका वादा तो कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। हमारे पास इस किताब पर कुछ दिलचस्प विश्लेषण है, कुछ एक्सपर्ट नजरिए भी हैं, और हमारा मकसद है कि इसके पीछे का जो फलसफा है, इसकी जो खास टेक्निक्स है, और सबसे जरूरी आज की दुनिया में इतनी भागदौड़ और डिजिटल चीजों से भरी दुनिया में ये कितनी रेलेवेंट है ये समझें। क्या सच में सिर्फ अपनी चीजें तरतीब से रखने से जिंदगी बदल सकती है? सुनने में थोड़ा है ना अजीब सा लगता है। चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये किताब आखिर है किस बारे में? क्या ये बस एक और साफ सफाई की गाइड है जैसे मार्केट में इतनी सारी हैं? देखिए, ऊपर से देखें तो हाँ, ये साफ सफाई और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही है, लेकिन इसकी जो आत्मा है, जो असल बात है, वो कहीं ज्यादा गहरी है। कोंडो का जो मूल तर्क है वो ये है कि हमारे आसपास का जो बिखराव है ना, फिजिकल बिखराव, वो असल में हमारे अंदर की जो उथल पुथल है, मेंटल इमोशनल, उसका आईना है। अच्छा। तो इसलिए बाहर सफाई करना एक तरह से अंदर की क्लैरिटी, स्पष्टता लाने का एक जरिया बन सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ धूल झाड़ना या चीजें करीने से लगाना नहीं हुआ, ये तो एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन जैसा है। बिल्कुल। उनका सबसे फेमस सिद्धांत तो यही है, सिर्फ वही चीजें रखो जो आपको खुशी देती हैं। वो जापानी में एक शब्द इस्तेमाल करती हैं, टोकीमेकु, जिसका मतलब है दिल में एकदम खुशी की लहर सी दौड़ जाना, एक स्पार्क महसूस होना। जो चीजें ये एहसास नहीं कराती, उन्हें थैंक यू बोलकर, धन्यवाद देकर विदा कर देना चाहिए। और क्रम बहुत जरूरी है। पहले फालतू चीजें हटाओ, उसके बाद ही जो बची हैं, जो पसंद की हैं, उनके लिए सही जगह बनाओ। हाँ, ज्यादातर लोग तो उल्टा ही करते हैं, पहले सोचते हैं कहाँ रखें, डब्बे खरीदते हैं। सही कहा, यही फर्क है। और इसमें वो एक आध्यात्मिक पहलू की भी बात होती है। अक्सर चीजों को जैसे जिंदा मानना, उनका सम्मान करना, इस्तेमाल के बाद शुक्रिया कहना, ये थोड़ा सा अलग सा लगता है सुनने में। हाँ, ये वेस्टर्न सोच से थोड़ा अलग जरूर है। कोंडो चीजों के प्रति एक तरह की कृतज्ञता, एक रिस्पेक्ट डेवलप करने पर जोर देती हैं। तो ये सिर्फ एक मैकेनिकल सिस्टम नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़ा सचेत सा एक रिचुअल जैसा बन जाता है। इसीलिए वादा सिर्फ साफ कमरे का नहीं है, वादा है जीवन में गहरी स्पष्टता का, बेहतर डिसीजन मेकिंग का, और यहां तक कि अपनी पहचान को बेहतर समझने का। किताब की एक लाइन है जो इस बात को बहुत अच्छे से कहती है, आप क्या रखना चाहते हैं? ये सवाल असल में है कि आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। हर चीज एक छोटा सा आईना बन जाता है। ये वाकई में दिलचस्प नजरिया है, सामान के जरिए खुद को समझना। लेकिन कोंडो को ऐसा तरीका बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? पहले के साफ सफाई के तरीके क्या काफी नहीं थे? वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी? देखिए, उन्होंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में ये देखा कि लोग वो लगातार सफाई करते रहते हैं, नए नए ऑर्गेनाइजिंग गैजेट्स खरीदते हैं, महंगे स्टोरेज बॉक्सेस लाते हैं। हाँ। पर होता क्या है कि कुछ ही हफ्तों या महीनों में उनके घर फिर से वैसे ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ओहो। इसे वो कहती हैं रीबाउंड टाइडिंग। सफाई का असर टिकता नहीं, वो बिखरा वापस आ जाता है। हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। लगता है सफाई का काम तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। सही कहा। तो कोंडो ने महसूस किया कि प्रॉब्लम तरीकों में या स्टोरेज में उतनी नहीं है जितनी लोगों की मानसिकता में है, उनके माइंडसेट में। लोग सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे थे, यानी बिखराव का, लेकिन उसकी जड़ तक नहीं जा रहे थे। और वो जड़ थी चीजों से हमारा गहरा भावनात्मक जुड़ाव। अच्छा, इमोशनल अटैचमेंट। हाँ, या कह लें चीजों को छोड़ने में हमारी हिचकिचाहट। बहुत सी चीजें हम इसलिए रख लेते हैं क्योंकि गिल्ट होता है, या भविष्य का डर, या बस अतीत से मोह होता है, भले ही वो चीज अब काम की ना हो या खुशी न दे। तो उनका मिशन था एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सिर्फ ऊपर ऊपर की सफाई से आगे जाकर इस इमोशनल जड़ को एड्रेस करे। उन्होंने सहेजने की प्रोसेस को सफाई के काम से बदलकर डिसीजन मेकिंग की, निर्णय लेने की एक पावरफुल प्रोसेस बना दिया। हर चीज जो आप उठाते हैं वो एक सवाल बन जाती है, क्या ये वाकई मेरे आज के जीवन में खुशी या वैल्यू ऐड करती है? या जैसे आपने कहा था, क्या मेरा ये वर्जन अब भी मेरी कहानी का हिस्सा है? बिल्कुल। ये हमें चीजों से अपने रिश्ते पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक तरह की सेल्फ डिस्कवरी जैसी हो गई, सिर्फ चीजें छांटना नहीं। कमाल है। तो फिर इसे असल में करते कैसे हैं? अगर कोई इसे अपनाना चाहे तो इसकी मुख्य तकनीकें और स्टेप्स क्या हैं? हाँ, तो कौनमारी तरीके में कुछ बड़े साफ और कह सकते हैं अनोखे स्टेप्स हैं।
और उनका सीक्वेंस बड़ा जरूरी है। पहला और सबसे बेसिक सिद्धांत, पहले हटाओ फिर व्यवस्थित करो। जब तक ये तय ना हो जाए कि क्या रखना है क्या नहीं, तब तक चीजों को रखने की जगह या स्टोरेज के बारे में सोचना ही नहीं है। पहले घर से फालतू चीजों का बोझ हटाओ। दूसरा बड़ा नियम, कैटेगरी के हिसाब से सहेजो, लोकेशन के हिसाब से नहीं। ये ट्रेडिशनल तरीकों से बिल्कुल अलग है, जहां लोग एक कमरा पकड़ते हैं, यही अलमारी। कॉन्डो कहती है नहीं, पहले घर के सारे कपड़े एक साथ एक जगह लाओ, फिर सारी किताबें, फिर सारे कागजात, फिर कोमोनो, मतलब बाकी सब मिक्स चीजें जैसे किचन, बाथरूम, स्टेशनरी वगैरह, और सबसे आखिर में इमोशनल चीजें। अच्छा, ये सीक्वेंस क्यों? इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक बड़ा साइकोलॉजिकल है। आप कपड़ों जैसी कम इमोशनल चीजों से शुरू करते हैं ना, तो आप अपनी खुशी पहचानने की स्किल को धीरे धीरे डेवलप करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप इमोशनली ज्यादा मजबूत होते जाते हैं, डिसीजन लेने में बेहतर हो जाते हैं। जब तक आप सबसे मुश्किल यानी इमोशनल चीजों तक पहुंचते हैं, तब तक आप तैयार हो चुके होते हैं। अच्छा, अगर आप सीधे पुरानी तस्वीरों से शुरू करेंगे तो शायद वहीं घंटों अटक जाएंगे। समझ गई। ये एक तरह की ट्रेनिंग है डिसीजन लेने वाली मसल को मजबूत करने की। और फिर आता है वो फेमस स्पार्क जॉय टेस्ट। हाँ, तीसरा स्टेप है स्पार्क जॉय टेस्ट। हर एक चीज को अपने हाथों में लो, सिर्फ देखकर नहीं, छूकर महसूस करना जरूरी है। और खुद से पूछो, क्या इसे देखकर, छूकर मुझे खुशी की वो लहर सी महसूस होती है? क्या ये स्पार्क करती है? जवाब हाँ या ना में आना चाहिए। यहां लॉजिक या प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा हावी नहीं होने देना है। अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना है। हाँ, जरूरत की चीजों जैसे हथौड़ा के लिए सवाल बदल सकता है। क्या ये मेरे जीवन में उपयोगी है और क्या मैं इसका सम्मान करता हूं? ये इंट्यूशन वाली बात थोड़ी मुश्किल लग सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत लॉजिकल होते हैं। शुरू में लग सकती है, बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिस से ये आसान हो जाता है। चौथा स्टेप है वर्टिकल फोल्डिंग और स्टोरेज। खासकर कपड़ों के लिए वो एक खास तरीका बताती हैं जिससे कपड़े तह करके दराज में सीधे खड़े रखे जा सकें, फाइलों की तरह। हाँ, वो मैंने देखा है। इससे न सिर्फ जगह बचती है, बल्कि आपको अपनी सारी चीजें एक नजर में दिख जाती हैं। नीचे दबे कपड़े निकालने के लिए पूरा ढेर नहीं बिगाड़ना पड़ता। और इसमें भी वो चीजों को धीरे से, सम्मान से रखने का भाव है। यहां तक कि मोज़ों को भी गोल बनाकर ठूसने की बजाय करीने से मोड़ने को कहती हैं। अच्छा। और पांचवा सिद्धांत है एक बार में पूरी तरह वाला सिद्धांत। कॉन्डो कहती हैं कि टाइडिंग एक खास इवेंट होना चाहिए, जिसे आप एक तय समय में, मान लीजिए कुछ दिनों या हफ्तों में पूरा करें। ये रोजाना थोड़ा थोड़ा करने वाला काम नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक झटके जैसा काम करता है। आपकी मानसिकता में एक बड़ा बदलाव लाता है। थोड़ी थोड़ी सफाई से वो गहरा असर नहीं होता और वो रिबाउंड का खतरा रहता है। ये एक मैराथन जैसा है, स्प्रिंट नहीं, लेकिन इसे पूरा करना है, बीच में छोड़ना नहीं। ये वाकई पारंपरिक सफाई की सोच से बिल्कुल अलग है। ये तो हमारी कई जो आम धारणाएं हैं ना सफाई को लेकर, उनको सीधी चुनौती देता है। कौन सी मुख्य भ्रांतियां हैं, मतलब मिथ्स, जिन्हें ये तरीका तोड़ता है? ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है जिसके बाद सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए। ये एक परमानेंट बदलाव का वादा है, सिर्फ एक टेम्परेरी आदत नहीं। दूसरा मिथक, मुझे और बेहतर और ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है। कोंडो की सच्चाई, नहीं, आपको कम सामान की जरूरत है। स्टोरेज खरीदने से पहले फालतू चीजें हटाओ। उनकी एक बड़ी फेमस लाइन है, स्टोरेज एक्सपर्ट्स आर होर्डर्स। ये तो काफी तीखी टिप्पणी है। और क्या? तीसरा मिथक, चीजें हटाना या फेंकना बहुत क्रूर है, भावनाहीन है या बर्बादी है। कुंडो की सच्चाई, ये प्रोसेस क्रूरता के बारे में नहीं, बल्कि कृतज्ञता और सम्मान के बारे में है। आप हर उस चीज को धन्यवाद देते हैं जिसने आपकी सेवा की, अपना काम पूरा किया, और फिर उसे सम्मान से विदा करते हैं। इससे वो गिल्ट कम होता है और चीजों से एक हेल्दी दूरी बनती है। ये अच्छा पॉइंट है। चौथा मिथक, क्या रखना है क्या नहीं, ये पूरी तरह लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड होना चाहिए। कॉन्डो की सच्चाई, देखिए, प्रैक्टिकलिटी जरूरी है, खासकर यूटिलिटी आइटम्स के लिए, लेकिन पर्सनल चीजों के मामले में खुशी और इंट्यूशन ही प्राइमरी गाइड होने चाहिए। आपका घर कोई लैब या गोदाम नहीं है, वो आपकी खुशी और सुकून की जगह होनी चाहिए। सही बात। और पांचवा मिथक, कमरे के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से सहेजना सबसे अच्छा तरीका है। कॉन्डो की सच्चाई,
कैटेगरी के हिसाब से सहेजने से ही आपको पहली बार पता चलता है कि आपके पास किसी एक तरह की कितनी ज्यादा चीजें जमा हो गई हैं। जब आप घर के सारे मोजे एक साथ एक ढेर में देखते हैं ना, हाँ, तब असलियत पता चलती है। बिल्कुल, तब असलियत का अंदाजा होता है। ये आपको अपनी खरीदारी की आदतों पर भी सोचने को मजबूर करता है। ये सब सुनकर लगता है कि ये तरीका आज भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा रेलेवेंट हो सकता है। किताब को आए तो खैर काफी साल हो गए। अब हमारे जीवन में फिजिकल क्लटर के साथ साथ डिजिटल क्लटर का पहाड़ खड़ा हो गया है। ईमेल्स, फाइल्स, एप्स, नोटिफिकेशंस। ओहो, पूछिए मत। तो क्या कॉर्नमारी सिद्धांत यहाँ भी लागू होते हैं, खासकर अब जब एआई और ज्यादा कंटेंट पैदा कर रहा है? निश्चित रूप से, और शायद इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। आज अव्यवस्था या क्लटर सिर्फ हमारे घरों में नहीं है ना, ये हमारे दिमाग में है, हमारे डिजिटल स्पेस में है, हमारी भावनाओं में भी है। कॉन्डो की जो मूल मानसिकता है, मतलब सोच समझकर चुनना कि क्या रखना है और क्या जाने देना है, वो यहाँ पूरी तरह लागू होती है। कैसे? डिजिटल क्लटर पर कैसे? सोचिए जरा, आपका ईमेल इनबॉक्स, आपके कंप्यूटर की फाइल्स, आपके फोन पर भरे हुए एप्स, वो अनगिनत सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, ये सब क्या है? डिजिटल शोर ही तो है। क्या ये सब खुशी देते हैं या ये सिर्फ ध्यान भटकाते हैं और स्ट्रेस बढ़ाते हैं? स्पार्क जॉय फिल्टर को अब सिर्फ कपड़ों या किताबों पर नहीं, बल्कि एप्स पर, न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शंस पर, ऑनलाइन कोर्सेज पर, डिजिटल तस्वीरों के ढेर पर भी लागू किया जा सकता है। क्या ये वाकई मेरे जीवन में वैल्यू या खुशी ला रहे हैं? अरे वाह, ये तो एक जबरदस्त आइडिया है, डिजिटल डिटॉक्स का कॉर्नमारी तरीका। बिल्कुल। और ये आज का जो कंज्यूमरिज्म है ना, मतलब और खरीदो और जमा करो वाला कल्चर, उसके खिलाफ भी एक शांत लेकिन मजबूत विद्रोह जैसा है। ये हमें हर चीज पर, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल, सवाल उठाने को कहता है। क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? क्या ये मेरी लाइफ को बेहतर बनाता है? हाँ, ये जरूरी है। हालांकि एक आलोचना का जिक्र करना भी जरूरी है। वो ये कि ओरिजिनल किताब में इस बात पर उतना जोर नहीं था कि जो चीजें हटाई गईं, उनका क्या होता है, वो कहाँ जाती हैं। हाँ, ये पॉइंट आता है दिमाग में। आज के दौर में जब हम सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, हमें इस पहलू को खुद जोड़ना होगा। हटाने का मतलब सिर्फ फेंकना नहीं है, जिम्मेदारी से रिसाइकल करना, डोनेट करना या चीजों को रीयूज करने के तरीके खोजना भी है। कुनमारी का सिद्धांत यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि सस्टेनेबल तरीकों से पूरा होता है। सही बात है। ये आज के कॉन्टेक्स्ट में एक जरूरी एडिशन है। और एआई युग का जिक्र किया आपने। हाँ, एआई के आने से तो जानकारी और कंटेंट का जैसे विस्फोट हो गया है। ऐसे में कुनमारी का फिल्टर और भी जरूरी हो जाता है। हमें ना सिर्फ फिजिकल और डिजिटल चीजों को, बल्कि इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज को, यहाँ तक कि एआई जो हमें सजेस्ट कर रहा है, उससे भी समझदारी से फिल्टर करने की जरूरत है। मतलब क्या ये जानकारी मेरे काम की है? बिल्कुल। भरोसे लायक है? बिल्कुल। क्या ये मुझे सशक्त करती है या कंफ्यूज? चुनने की ये जो स्किल है ना, ये पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो गई है। और आखिर में वो इमोशनल हीलिंग वाला पहलू भी है। आज के स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट के दौर में चीजों से और यहाँ तक कि पुरानी सोच से, बोझिल रिश्तों से या फालतू के डिजिटल जुड़ावों से मुक्ति पाना, उन्हें जाने देना, एक तरह की इमोशनल सफाई और हीलिंग का काम कर सकता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये किताब सिर्फ घर साफ करने के बारे में है ही नहीं, ये तो एक तरह से लाइफ को डीक्लटर करने की फिलॉसफी है। अगर हमें इस पूरी चर्चा को 5 मुख्य सीखों, मतलब की टेकअवेज में समेटना हो, तो वो क्या होंगी? हाँ, अगर 5 सबसे जरूरी सिद्धांतों की बात करें, तो मेरे हिसाब से वो ये होंगे। पहला, खुशी जो है वो निर्णय लेने का सबसे आखिरी और सबसे पर्सनल फिल्टर है। जब बात आपके पर्सनल स्पेस और लाइफ की हो, तो आपका इंट्यूशन अक्सर बाहरी तर्कों या सोशल प्रेशर से ज्यादा जरूरी गाइड हो सकता है। ये सीखना कि आपकी खुशी कैसी महसूस होती है। दूसरा, पहले हटाओ फिर ऑर्गेनाइज करो। चीजों पर कंट्रोल पाने या उन्हें सुंदर बनाने की कोशिश करने से पहले फालतू बोझ से छुटकारा पाना जरूरी है। क्लैरिटी पहले आती है, कंट्रोल बाद में। ठीक है। तीसरा, सहेजने का काम पूरी तरह से करो, धीरे धीरे या टुकड़ों में नहीं। ये एक गहरा मानसिक बदलाव लाने वाला इवेंट है, रोज की छोटी मोटी सफाई नहीं। इसे एक प्रोजेक्ट की तरह लो और पूरा करो। चौथा, अपनी चीजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान रखो। इससे फिजिकल वर्ल्ड से हमारा रिश्ता सुधरता है। चीजें सिर्फ इस्तेमाल की वस्तुएं नहीं रह जाती, बल्कि हमारी लाइफ की जर्नी में साथी बनती हैं। ये अच्छा है।
और पांचवा, बाहरी व्यवस्था जो है वो अंदरूनी अलाइनमेंट को दिखाती है। हमारा बाहर का माहौल अक्सर हमारे अंदर की स्थिति का आईना होता है। अपने आसपास को सोच समझकर ऑर्गेनाइज करके हम अपने अंदर भी शांति और क्लैरिटी ला सकते हैं। ये वाकई सोचने लायक बातें हैं। आपने किताब की कुछ लाइंस का जिक्र किया था। क्या कुछ और ऐसी पंक्तियां या कोट्स हैं जो खास तौर पर आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत मायने रखती हैं? आपकी नज़र में टॉप 5 कोट्स कौन से होंगे? हाँ, कई पंक्तियां हैं जो दिमाग में गूंजती हैं, कुछ खास जो मुझे आज बहुत रेलेवेंट लगती हैं। पहली, आप क्या रखना चाहते हैं, ये सवाल असल में ये है कि आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। ये शायद सबसे पावरफुल आइडिया है। ये सिर्फ सामान तक नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटीज, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी पूरे लाइफ के डिजाइन के बारे में है। बिल्कुल। दूसरी, सिर्फ वो रखें जो आपके दिल से बात करे, बाकी सब हटा दें। ये फिल्टर सिर्फ चीजों पर नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर एरिया, रिश्ते, करियर चॉइस, हम जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, हमारी आदतें पर लागू हो सकता है। क्या वो सच में हमारे दिल से जुड़ते हैं या सिर्फ बोझ है? तीसरी, जीवन वास्तव में आपके घर को व्यवस्थित करने के बाद शुरू होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पहले जीवन नहीं था, बल्कि ये कि जब आप बाहरी और अंदरूनी क्लटर हटाते हैं तो आप असली पॉसिबिलिटीज के लिए, क्रिएटिविटी और क्लियर थिंकिंग के लिए जगह बनाते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ एक विद्रोह है। चौथी, स्टोरेज एक्सपर्ट्स आर होर्डर्स। ये हमें याद दिलाता है कि प्रॉब्लम अक्सर सामान की अधिकता होती है, स्टोरेज की कमी नहीं। सोल्यूशन बाहर से खरीदने में नहीं, अंदर से कम करने में है। हाँ, ये तो पहले भी कहा था आपने। और पांचवी, चीजों को धन्यवाद कहने का जादुई असर होता है। ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की पावर को दिखाता है, ना सिर्फ चीजों के प्रति बल्कि शायद लाइफ के हर पहलू के प्रति। ये हमें फेंकने के गिल्ट से फ्री करता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाता है। ये कोट्स वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं और दिखाते हैं कि ये सिर्फ सफाई से कितना ज्यादा है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कोई आज इस बातचीत को सुनने के बाद इन आइडियाज को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतार सकता है? मतलब शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, शुरुआत करने के लिए कुछ ठोस प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, फिजिकल चीज़ों से शुरू करें। जैसा तरीका है, एक कैटेगरी चुनें, कपड़े सबसे आसान हो सकते हैं। उस कैटेगरी की हर एक चीज़ को एक जगह इकट्ठा करें, फिर एक एक चीज़ को हाथ में लेकर पूछें, क्या ये खुशी देती है? ईमानदारी से जवाब दें और फिर रखें या हटाएं, थैंक यू कहकर। धीरे धीरे सारी कैटेगरीज पूरी करें। ये प्रैक्टिस आपको खुशी पहचानने में मदद करेगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, डिजिटल दुनिया को साफ करें। अपना ईमेल इनबॉक्स देखें। हजारों अनपढ़ ईमेल बोझ लग रहे हैं। आर्काइव करें या हटाएं। कंप्यूटर की फाइल्स ऑर्गेनाइज करें। फोन से वो ऐप्स हटाएं जिनका इस्तेमाल नहीं करते या जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। अपनी सोशल मीडिया फीड को सोच समझकर क्यूरेट करें। उन अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो नेगेटिविटी या जलन पैदा करते हैं। यहाँ भी स्पार्क जॉय या क्या ये उपयोगी है वाला सिद्धांत लगाएं। ये बहुत जरूरी है आजकल। तीसरा, अपनी कमिटमेंट्स को सरल बनाएं। अपना कैलेंडर और शेड्यूल देखें। क्या ऐसी कोई एक्टिविटीज, मीटिंग्स या सोशल जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आप सिर्फ ड्यूटी समझकर निभा रहे हैं और वो अब आपको खुशी या एनर्जी नहीं देती? देखें कि क्या आप उनमें से कुछ को पोलाइटली मना कर सकते हैं या हट सकते हैं। अपने टाइम पर भी स्पार्क जॉय फिल्टर लगाएं। अपने टाइम पर, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। चौथा, इमोशनल और मेंटल सफाई करें। जर्नलिंग एक अच्छा तरीका हो सकता है। उन विचारों, चिंताओं या पुरानी बातों को लिखें जो मन में क्लटर पैदा करती हैं। उन्हें स्वीकार करें और फिर जाने देने की प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड की रेगुलर प्रैक्टिस करें रोज। उन चीज़ों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये नेगेटिविटी के बोझ को कम करता है। पांचवा, छोटी खुशी की रस्में बनाएं। पूरी कोनमारी प्रोसेस तो एक बार में करनी है, लेकिन उसके बाद छोटी रस्में मदद करती हैं। जैसे हर रात सोने से पहले अपना बिस्तर ठीक करना या काम खत्म करने के बाद अपनी डेस्क साफ करना। ये छोटे काम व्यवस्था और शांति की भावना बनाए रखते हैं। अच्छा, छोटे छोटे स्टेप्स। छठा, खरीदारी और कंजम्पशन पर स्पार्क जॉय लागू करें। कुछ भी नया खरीदने से पहले या कोई नया प्रोजेक्ट या हॉबी शुरू करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये वाकई मेरी लाइफ में सस्टेनेबल खुशी या वैल्यू ऐड करेगा? क्या ये मेरी वैल्यूज से मेल खाता है? ये इम्पल्सिव खरीदारी या शुरुआत को रोकने में मदद करता है। और सातवां,
बाहरी और आंतरिक जीवन को अलाइन करें। आखिर में ये सवाल सिर्फ चीजों तक नहीं रहता, अपने रिश्तों, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने मूल्यों पर भी वही सवाल पूछें। क्या ये मेरी सच्ची पहचान और मेरे मनचाहे जीवन के साथ अलाइन है? क्या ये स्पार्क जॉय करते हैं? ये तो सचमुच एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है जो घर की सफाई से शुरू होकर जिंदगी के हर पहलू तक पहुंचता है। ये वाकई एक बहुत ही रोचक पड़ताल रही कि कैसे सहेजना सिर्फ एक साफ सुथरे घर से कहीं ज्यादा गहरा और बदलने वाला हो सकता है। इसमें जो प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी का मिक्स है ना, शायद वही इसकी इतनी लंबी अपील का कारण है। बिल्कुल। और शायद किताब का असली गहरा वो अनसुना संदेश यही है कि ये जो टाइडिंग है, ये असल में सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता की एक पावरफुल प्रैक्टिस है। ये अपनी पहचान को अपनी चीजों से अलग करने का तरीका है। हम वो नहीं हैं जो हमारे पास है। ये समझने की प्रैक्टिस है कि लाइफ में शांति और खुशी पाने के लिए हमेशा कुछ और जोड़ना जरूरी नहीं होता, बल्कि अक्सर सोच समझकर कुछ हटाना ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो फिजिकल चीजें हो, डिजिटल शोर हो या मेंटल बोझ। इससे एक विचार ये भी आता है कि असली लक्ष्य शायद एक पूरी तरह से साफ घर नहीं है। असली लक्ष्य एक साफ दिल और एक साफ दिमाग है, एक ऐसी अंदरूनी जगह जहां खुशी और स्पष्टता आसानी से सांस ले सके। वाह, बहुत खूब कहा। तो अब श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं, सोचने के लिए एक सवाल। आपके जिंदगी का वो कौन सा एक छोटा सा एरिया है, चाहे वो फिजिकल हो जैसे आपकी कोई दराज या डेस्क, डिजिटल हो जैसे आपका ईमेल इनबॉक्स या फोन की स्क्रीन, या मेंटल हो जैसे कोई पुरानी चिंता या अधूरी इच्छा, जहां अभी इसी वक्त स्पार्क जॉय फिल्टर लगाने से थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी या शांति आ सकती है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको इस विश्लेषण से कुछ नया सोचने और शायद कुछ आजमाने की प्रेरणा मिली होगी।